Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss the paper presentation of science subjects as well as the method to attempt each question. Before discussing the paper presentation, we discuss the tools I used in my board exams. सबसे पहले तो मार्कर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं 605 जो मार्कर्स हैं वो मैं ब्लू एंड ब्लैक दोनों यूज़ कर रही होती थी। देन 604 मार्कर मैं सिर्फ ब्लू यूज़ करती थी। उसके बाद सिंपल ब्लू मार्कर फॉर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन ईच डेफिनेशन एंड टू राइट फार्मूलाज। देन द सिंपल ब्लू मार्कर का यूज़ तो बहुत ही कम होता है पेपर में, और उसके अलावा मेजर जो आपका अपना इंक पेन है। अब कई एग्जामिनर्स और कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि ब्लैक मार्कर पेपर में अलाउ होता है या नहीं होता। तो मैंने अपने 9, 10, फर्स्ट सेकेंड ईयर चारों ईयर्स के अंदर अपना ब्लैक मार्कर पेपर में यूज़ करके आई हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं आपको अगर अपना पेपर दिखाऊंगी तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया, बट बहुत थोड़ा यूज़ किया। सिर्फ एज पेपर को एक लुक देने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया। ऐसे पूरा पेपर मैंने ब्लैक से अटैम्प्ट नहीं किया। तो अब ये आप पर टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इस छोटी सी टूल किट के बाद मैं आपको 2-3 बातें और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये मार्जिन लाइन पर हम बात कर लेते हैं। मार्जिन लाइन लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि हमारा पेपर में स्टार्ट में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम लास्ट पे लगा लेंगे। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पेपर जब आपको मिले, टीचर एग्जामिनर आपको शीट दें, आप फ़ौरन अपना नेम्स और सारा फिल करने के बाद सबसे पहले मार्जिन लाइन से ड्रॉ किया करें। और उसके लिए आप कोशिश करें कि डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ हो। उसका टाइम बचाने का ये सेव करने का ये तरीका है कि आप कट टिप मार्कर जो ऑलरेडी कट होता है आप वो वाला यूज़ कर लें। अब तो मार्केट से आपका वो वाला मार्कर मिल जाता है जो कट टिप मार्कर दरमियान से कट हुआ होता है, नहीं तो आप उसको घर में भी काट सकते हैं। ये कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। सिंपल आप 605 ब्लू मार्कर ले लें कट टिप, और उसके बाद उसको सीज़र की हेल्प से या कटर की हेल्प से उसकी निब को दरमियान से कट कर लें, और उसकी हेल्प से आप लाइन लगाएं। आपकी एट ए टाइम डबल मार्जिन लग जाएगी, और उसी मार्कर को आप यूज़ करते हुए लास्ट पे सारा पेपर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लाइन आप एक दफ़ा लगाएंगे लेकिन आपका डबल डबल अंडरलाइन हो जाएगा, तो इसका आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो आप ये एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये काम तो ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट हम राइटिंग पे बात कर लेते हैं। तो राइटिंग अच्छी होनी ज़रूरी है। मतलब आपका पेपर अगर राइटिंग आपकी बहुत नहीं भी अच्छी तो आपका पेपर नीट होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अगर किसी बच्चे की राइटिंग नहीं अच्छी हो, वो ये सोचता है कि मैं अच्छे नंबर नहीं ले सकता या मैं एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ सकता, आप अपना अच्छा मटेरियल यूज़ करें। आपके आंसर्स प्रॉपर दिए हों, हेडिंग्स प्रॉपर हो, और आपने अच्छी तरह हर चीज़ को एलेबोरेट किया हो, तो आपको उतने मार्क्स मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी राइटिंग बहुत प्यारी है। नो डाउट अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट होता है, उसको बहुत सी जगहों पे मार्जिन देता है एग्जामिनर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो एक अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, वो बिल्कुल ले सकता है। लेकिन बस यही है कि आपने पेपर को प्रेजेंटेशन अच्छी देनी बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर आपको मार्क्स खुद नहीं देता, आपने उससे नंबर लेने होते हैं। आपने ऐसा पेपर प्रेजेंट करना होता है कि वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए। वो अगर सोचे कि मैं इसका एक नंबर काट लेता हूँ तो उसको सोचना पड़े कि मैं क्यों काट रहा हूँ उसका नंबर। आप इस तरह अपना पेपर प्रेजेंट करें, और आप जितनी एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा करेंगे उतना आपको वो नंबर देगा। और आसानी का यही तरीका है कि आपने हर चीज़ को प्रॉपर लिखा हो, मतलब पूरा पूरा पैराग्राफ ना लिखा हो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने प्रॉपर हेडिंग्स बनाई हो, डायग्राम की, एक्सप्लेनेशन की, डेफिनेशन की, उसके बाद कैलकुलेशन की, लास्ट पे जो मतलब जितनी भी हो लॉन्ग में हेडिंग्स बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इसमें चीज़ें बन रही हैं। मैंने तो ये मेजर बताई हैं, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन होती है, देन डायग्राम होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बाद फिर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ज़्यादातर फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो उसके अलावा अगर हम बायो में बात करें तो उसमें एग्जांपल, उसकी रिलेटेड और फंक्शंस, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और ये सारा कुछ आ जाता है। तो आप हर चीज़ की प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं। और उसके अलावा मैं आपको आगे जाके मज़ीद दिखाऊंगी भी कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पूरा पूरा साइंस सब्जेक्ट्स में आपको पूरा पूरा पैराग्राफ लिखने की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी आप अपने पॉइंट्स में और बुलेट्स की फॉर्म में लिख के एग्जामिनर के लिए आसानी कर सकते हैं। तो यही है कि जितनी आप एग्जामिनर के लिए आसानी करेंगे वो उतने ही आपको ईजिली मार्क्स देगा, और आपने खुद ही उससे नंबर लेने हैं। आपने उसको मजबूर करना है कि वो आपको नंबर दे के आगे जाए। और आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि उससे पहले जो उसने पेपर चेक किया हो वो वैसा ना हो, उसके बाद जो पेपर चेक करे वैसा ना हो। जब आपको पेपर चेक करा उसको डिफरेंस फील हो रहा हो कि ये वाकई में ऐसा बच्चा जिसने अपने पे एफ़र्ट की हुई है, अपने पेपर पे एफ़र्ट की हुई है, तो आपने ऐसा ज़रूर अपना पेपर इस काबिल करना है इंशाल्लाह।
और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपका में बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। और उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कटिंग। आपने पेपर में कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। मतलब अगर आपने कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसमें आपका कोई एक वर्ड ख़राब हो भी गया तो आप, अगर आप पर वैसे बहुत सारे सेंटर्स पे रिमूव अलाउ नहीं होता, लेकिन कई सेंटर्स पे वो टीचर्स कुछ नहीं कह रही होती, तो आप उस पर तो चलिए रिमूवर से आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। बट अगर आपके पास रिमूवर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा हल नहीं है, तो आपने उसको ऐसा गंद मार के ना आगे वो वर्ड नहीं रिपीट करना। अगर आपके एक उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको फिर वैसे ही छोड़ दें, और या फिर आप उस वर्ड को बिल्कुल एक साइडों पे ब्रैकेट लगा के छोटा सा ऊपर क्रॉस लगा दें बस। उसको ऐसा गंद मारने की या उसके ऊपर बार बार लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उस वर्ड को प्रोमिनेंट कर दें कि आपने यहाँ पे कटिंग की हुई है, फिर वो एग्जामिनर में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होता है। वो आपका वो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ा होता है, उसके बाद उसको पता होता है कि यहाँ बच्चा को यहाँ डाउट है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से देखता है, और फिर उसको बस इस चीज़ का मार्जिन हो जाता है कि वो आपकी मिस्टेक निकाल के आपका नंबर काट ले। हमने ऐसा उसको कोई ऑप्शन देना ही नहीं कि वो हमारा नंबर काटे। तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि अगर आपको लिखते लिखते ही उसको फील हो गया कि मैं ये वर्ड गलत हो गया, तो आप उसको साइड पे ब्रैकेट्स लगा के ऊपर छोटा सा क्रॉस कर दें बस, और आगे वाला वर्ड दोबारा से लिख दें। लेकिन अगर आपको जब आपने बाद में पेपर पढ़ा और तब आपको गलती नज़र आई, अब आप उस वर्ड को आगे तो नहीं लिख सकते ना, तो फिर आप उसको बेहतर है कि आप वहीं पर छोड़ दें। क्योंकि अगर आप उसको कटिंग करके लिखेंगे ना, तो वो एग्जामिनर की नज़र ज़रूर पड़ेगी। हो सकता है इस तरह उसकी नज़र ना पड़े और वो आपको ना देख पाए, और आपको इस तरह ही बस आपकी हेडिंग्स और पेपर प्रेजेंटेशन और आपके पिछले क्वेश्चंस की बेस पे वो आपको वो क्वेश्चन में भी नंबर दे दे। ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर आपका वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ा होता ना, तो हो सकता है उसको वो ना पता चले, लेकिन आपके वो कटिंग की वजह से उसे पता चल जाए। तो फिर आप, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेहतर है कि फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दें। ये कुछ मेजर टिप्स थी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन वाइज पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ऑब्जेक्टिव में होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं, और उसका भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें 9th-10th के लेवल पे तो इतने एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट नहीं होते। ऐसा मतलब अगर आप अगर किसी बच्चे ने बुक की थोड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप एक बात तो अच्छे से सारे बच्चे ये हमेशा याद रखें, पेपर में जो भी आता है ना हमेशा बुक में से आता है। हमें आता हो या ना आता हो, ये एक बहुत डिफरेंट बात है। ये बात कंफर्म है कि पेपर हमेशा बुक के अंदर से ही बनता है। अक्सर स्टूडेंट पेपर दे के आगे बार क्या होता है, पेपर आउट ऑफ कोर्स था, ये बात होती नहीं है। आपने नहीं पढ़ा ये अलग बात है, लेकिन पेपर हमेशा बुक में से ही होता है। तो आप कोशिश करें कि बुक को आप थोड़ा रीड करें। एक साल पहले मैंने अपने मेरे बाद जो बच्चों ने कुछ पेपर दिए, उसमें मैंने देखा कि जो बच्चों ने केमिस्ट्री के पेपर में उनको बिल्कुल स्टार्ट में, जब मतलब चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में कुछ लाइंस लिखी हुई थी, जो बच्चों ने पूरा साल नहीं पढ़ी। कई बच्चों ने मेरे पास आके बच्चों ने बताया कि हमने आप ही वो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो मतलब पूरा साल गुजर गया और वो बच्चों ने वो वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा। कितनी गलत बात है। और पेपर में बोर्ड में वही उसी पैराग्राफ में से 2 एमसीक्यूज़ आए हुए थे। तो मतलब अब देखा जाए तो बच्चों के अकॉर्डिंग तो वो एमसीक्यू आउट ऑफ कोर्स थे, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स नहीं थे, वो स्टार्टिंग पैराग्राफ से आए हुए थे। अब वो उन बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो वो उन बच्चों की मिस्टेक है। तो इसलिए आपने अब कोशिश तो सबसे पहले तो यही करनी है कि अगर कोई टीचर आपको ये ऐसा कह भी देता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने उसके ऊपर लाइन मार के उसको छोड़ नहीं देना कि पूरा साल आप उस टॉपिक को देखें भी ना। ज़रूर एक दफ़ा रीड करें, देखें कि उसके अंदर क्या था। और ये ज़रूर है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उन पर फोकस करें, उन पर ज़्यादा टाइम दें, और जो आपको पता चल रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड में, उनको आप ध्यान से करें, उनको लिख के भी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने उनको देखना ही नहीं, आपने एक दफ़ा पढ़ना है, उनको अंडरस्टैंड कर लेना। बेशक ऐसे आप रटा ना मारें, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करें लाइन्स को। और उसके अलावा सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप बुक को थॉरली रीड करें। 9th-10th के लिए की स्टेज पे तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी होता है कि अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है और अपने टीचर्स के अच्छे से लेक्चर सुने हुए हैं, तो आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एफएससी के लेवल पे बात करें तो इतने से काम नहीं चलता, आपको मज़ीद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आप डिफरेंट स्पेशली फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ थोड़े से ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल आते हैं एफएससी के लेवल पे, तो आप उसके लिए कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ गाइड से, और जैसे फ़िज़िक्स के लिए अंजुम सीरीज़ बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ बने थे। अब तो बुक के उधर एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो आप उसको ज़रूर वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा आप जो अप टू डेट पेपर्स होते हैं, उसके अंदर भी हर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ बने होते हैं। आप जो आपको आज कॉलेज में टॉपिक आपने याद किया या पढ़ा है, तो आप उसको घर जाके उधर से प्रैक्टिस भी ज़रूर करें एमसीक्यूज़ की। और ये आप बात अच्छे से साथ साथ करें, याद रखें कि एमसीक्यू हमेशा साथ साथ प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप सोचें ना कि मैं साल के लास्ट पे जाके हम सारे एमसीक्यूज़ की इकट्ठे प्रैक्टिस कर लूँगी, दैट्स इम्पॉसिबल।
मतलब उस वक्त तक बंदे पे इतना बर्डन आ चुका होता है ना, बंदा कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप कोशिश करें कि MCQs की प्रैक्टिस को बिल्कुल साल के स्टार्ट से ही चैप्टर वाइज ही लेकर चलें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा केमिस्ट्री के भी ज़्यादा MCQs बुक से ही कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब आप FS के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू 9th, लेकिन वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, MCQ इंशाल्लाह कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो आपसे प्रॉपर आप सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग दें, उसमें सेक्शन भी होते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो आप सेक्शन की भी हेडिंग दे दें। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से हम पेपर शुरू करते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने चॉइस कैसे करने हैं। 9th-10th की स्टेज पे तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, तो वो बस सारे अटैम्प्ट कर देते हैं और उसी तरतीब से कर देते हैं जिस तरतीब से पेपर में दिए होते हैं। लेकिन FSC के लेवल पे या मैट्रिक के लेवल पे भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो हमें अच्छे से आते हैं, जो हमने किसी पेपर में पहले लिखे हुए हैं। हमें कन्फर्म पता है कि इसमें मैं ये पॉइंट्स लिखूँगी तो मेरा शॉर्ट सही हो जाएगा, जो हमारे हाथ से लिखे होते हैं या हमें जो अच्छे से आते होते हैं। तो आप लोगों को पहले उन क्वेश्चंस को प्रेफर करना है और आपने क्वेश्चन नंबर बिल्कुल प्रॉपर लिखना है जो पेपर में होते हैं। और पेपर में आमतौर पे ये इस तरह की, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 2, इस तरह की ही यूज़ होती है काउंटिंग। तो आप कोशिश करें कि जैसे पेपर में आपको काउंटिंग दी हुई है, आप सच वैसे ही काउंटिंग अपने पे लिखें और वही काउंटिंग लिखें। मतलब अगर आप सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप उसका 2 लिखें। यहाँ पे आप पार्ट 2 भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप बिट के अंदर सिंपल मार्कर से आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखें और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया, लाइक अगर आपसे इस क्वेश्चन जैसा दिया गया है कि व्हाट इज़ इम्पल्स, डिफाइन इम्पल्स एंड राइट इट्स फार्मूला, तो आप ऊपर में देख लें कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक ऐसा कीवर्ड होता है हर शॉर्ट में। क्वेश्चन के अंदर आप उस कीवर्ड को लें और सिर्फ वो कीवर्ड उस क्वेश्चन नंबर के बाद मेंशन कर दें। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। इससे बेहतर है कि आप, वो वैसे भी उतना प्यारा भी नहीं लगता, इससे बेहतर यही है कि आप उसको सिर्फ एक मेजर हेडिंग लिखें और अपना वो जो टाइम सेव किया आपने वो आप कहीं और यूज़ कर लें, पेपर प्रेजेंटेशन में यूज़ कर लें, अंडरलाइनिंग में यूज़ कर लें, या इसके अलावा आप पेपर एंड पे रीड अच्छे से कर लें, ये सब कुछ कर लें। लेकिन आप इसको पूरा क्वेश्चन लिख के अपना बिल्कुल भी इसको टाइम वेस्ट ना करें और प्रेजेंटेशन को ख़राब ना करें। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग प्रॉपर पेपर के अकॉर्डिंग दी जाए। और दूसरी बात ये है कि जो आपको क्वेश्चन अच्छे आते हैं आप उनको पहले अटैम्प्ट करें। और मैट्रिक के लेवल पे तो ऑलमोस्ट हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही देते हैं, लेकिन FSC के लेवल पे आप एटलीस्ट हर पार्ट में से एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करके आएँ। उसके बाद अगर हम सबसे पहले अगर यहीं पे बात करें इम्पल्स की, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैंने इसमें देखें आप लोग के मैंने जो क्वेश्चन नंबर है वो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है और उसकी इम्पल्स की हेडिंग मैंने 604 ब्लू मार्कर से दी हुई है और जो क्वेश्चन नंबर है वो मैंने 605 ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। देन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ना मैंने उनको हाईलाइट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो इससे पेपर आपका बहुत प्यारा लगता है और उसके अलावा ये चीज़ है कि आप एग्जामिनर के लिए कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं। लाइक जिस तरह वो यहाँ पे देखेगा लार्ज फोर्स है और शॉर्ट पीरियड के लिए लग रही है, वो इम्पल्स को, ये एक इम्पल्स को क्लियर कर देगी, उसके पास के बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है और वो उस चीज़ को बिल्कुल टिक कर देगा, उसको पूरी डेफिनेशन पढ़नी नहीं पड़ी, उसका टाइम सेव हुआ, तो वो ऑफकोर्स आपको इस चीज़ का मार्जिन देगा। उसके बाद फिर जैसे अगर आप उसके दो तीन अगर उसने साथ जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिसने उसने क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन इम्पल्स एंड राइट इट्स फार्मूला, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन के फ़ौरन बाद फार्मूला ही लिखना है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि हमने 3-4 पॉइंट्स तो लिखने हैं, तो हम डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आप लोग लाइक यूनिट लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें और फार्मूला बाद में आ रहा हो, तो ये नहीं ठीक। जो अगर आपने क्वेश्चन में मेंशन किया है वो आपने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद अगर आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो वो आप साथ बता दें, उसकी प्रॉपर हेडिंग देके। ये भी मैंने हेडिंग्स फार्मूला यूनिट और एग्जाम्पल की हेडिंग मैंने 604 ब्लू का टिप मार्कर से ही दी हुई है, आप उससे हेडिंग्स दें। और उसके बाद फिर जैसे फार्मूला इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाली चीज़ है तो मैंने उसको सिंपल ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। वह यूनिट आपने उसकी हेडिंग दी, उसमें भी यूनिट लिख दिया आपने, उसकी एग्जाम्पल लिख दी। तो इस तरह ये आपका एक शॉर्ट कवर हो गया। अब जहाँ पे आपका एक शॉर्ट ख़त्म हो उसके बाद आप शॉर्ट एंडिंग लाइन लगाएं। बेशक आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद अगला शॉर्ट शुरू कर दें और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ये सारी लाइंस लगा लें, क्योंकि साथ साथ फिर आप बार बार रूलर और मार्कर का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त आप यही कोशिश करें कि आप हर शॉर्ट के बाद एक एक लाइन छोड़ दीजिए, स्पेस दीजिए कि आप लास्ट पे वहाँ पे शॉर्ट एंडिंग लाइन लगा सकें। और ये अच्छी बात है कि आप ये, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हर शॉर्ट के बाद ज़रूर लाइन लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा होता है एग्जामिनर जल्दी में चेक कर रहा होता है, उसको नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ पे शॉर्ट ख़त्म हो गया, यहाँ से नया नेक्स्ट शॉर्ट शुरू हो गया, तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन के एक ही दफ़ा नंबर लगा देते हैं वो, और जब एंड टोटलिंग होती है तो वो फिर मार्क्स ख़राब हो जाते हैं।
तो इस वजह से बेहतर ये है कि हमने उसको एग्जामिनर को किसी तरह भी चांस नहीं देना कि वो हमारे नंबर काट सके। तो इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें कि हर शॉट के बाद ज़रूर लाइन लगाएं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट शॉट अटैम्प्ट किया, उसके आपने उसको वैसे जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर है वही आपने नंबर यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर आपने उसमें जो मेन, अब जैसा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने ज़रूर पूछा हुआ है कि मतलब अगर हम किसी बॉल के ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। तो अभी इसमें देखिए हमने इसमें मतलब उसने हमें बता दिया कि जब बॉल हम ऊपर फेंके, इसमें हमने उसको रीज़न बतानी है कि किस तरह होता है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, उसकी रीज़न की हेडिंग दे देंगे और उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके मतलब उसकी सारी रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ मैंने ऐसा पूरा आंसर मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए शॉर्ट लिखा है कि इस तरह आप कर सकते हैं। पहले आप एक लाइन में बता दें, उसके बाद उसको मज़ीद एलेबरेट करें। पहले एक लाइन में आपको बता दिया कि नेगेटिव होती है एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन के अंदर टोटली सारा एक्सप्लेन करें किस तरह सब कुछ होता है। पहले ऊपर आपने एक लाइन में मेंशन कर दिया ताकि अगर एग्जामिनर आगे नहीं पढ़ना चाहता, उसके पास टाइम कम है या वो उसको आइडिया हो जाएगा यहीं से क्या बच्चे को उसका आंसर आता है, तो हो सकता है वो आगे आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़े ना। लेकिन हमने तो आंसर लिखना है, तो इस वजह से मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसकी पहले एक लाइन लिख दें। सारा पूरा इकट्ठा पैराग्राफ लिखने से बहुत बेहतर है कि आप एक लाइन ऊपर पहले लिख दें कि इस तरह है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखें और उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो आप ज़रूर बनाएं। क्योंकि फिजिक्स और बायो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जितनी डायग्राम्स हो एग्जाम पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कई क्वेश्चन जिससे अभी इस क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा किसी गाइड में या किसी बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन बंदे को जैसे जैसे बंदा प्रैक्टिस करता जाता है बंदे को आइडिया हो जाता है कि मैं इसके साथ इस तरह की डायग्राम बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आप कोशिश करें कि जिस शॉर्ट के साथ डायग्राम बन सकती है आप ज़रूर उसको बनाएं। उसके बाद इसी तरह जब ये शॉर्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप शॉर्ट एंडिंग लाइन लगाएं और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपने वही प्रॉपर उसी तरह हेडिंग देनी है और उसको एक्सप्लेन उसका आंसर देना है। अब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लाइक आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आप इसको जैसे मैंने लास्ट पे दिया है फुल एंडिंग लाइन लगाएं और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के बाद 3 पे चले जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट का ही होता है, मैट्रिक में भी और पार्ट एफएससी में भी। लेकिन उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट फ़र्क आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 तो लॉन्ग पे चला जाता है मैट्रिक में, लेकिन पार्ट 1 और एफएससी में तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। तो मतलब आप प्रॉपर अपना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, चाहे वो शॉर्ट है या वो लॉन्ग है। और शॉर्ट के रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊँ तो जैसे अब ये वाला एक शॉर्ट आपको पता चल रहा होगा कि आप शॉर्ट में जिस तरह यहाँ पे आ जाता है कि हाउ डू ऑसिलेशंस प्रोड्यूस, एक जनरल क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे करते हैं कि उसको पूरा पैराग्राफ में लिख देते हैं कि किस तरह बॉडी मिडल से मूव करते हुए मीन से एक्सट्रीम व एक्सट्रीम पे मीन पे आती है, किसकी वजह से आती है, वो सारा एक पूरा हाफ पेज का पैराग्राफ लिख देते हैं। कोई वर्ड हाईलाइट नहीं करते, कुछ भी नहीं, ऐसे बस लिख देते। तो वो एग्जामिनर उसमें ऑफ कोर्स वो 1 नंबर देगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई हाथ स्पेशल कोई डायग्राम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे 1 नंबर दे सकता है। उसके बाद मार्जिन है, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हो और एक इस तरह का जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस तरह का लिखा हो, तो ऑफ कोर्स वो उस बच्चे को फिर वो 1 नंबर देगा। और फिर हम घर जाके सोचते हैं हमारा पेपर तो बिल्कुल सही हुआ था, हमने तो सारा कुछ लिखा था। लेकिन वो एग्जामिनर को तो आप वो डिफरेंस फील हो रहा होता है कि एक ऐसा बच्चा, उसके बाद ऑप्शन है कि वो आपका 1 नंबर काट दे। हालांकि आपने पूरा आंसर लिखा हुआ है बट लिखने में फ़र्क था। तो अब जैसे आप यही आंसर अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें कि हम उसको बुलेट्स बना के लिख लें और हम उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें कि उसको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऑसिलेशंस किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने स्टेप्स उसको लग रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेट्स, इनर्शिया, इस तरह के वर्ड्स को आप बीच में 1-2 वर्ड्स को हर शॉर्ट में हाईलाइट ज़रूर किया करें। और आपको बार बार पेन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इंक पेन और मार्कर, सिंपल मार्कर और कार्टिंग मार्कर, ये 3-4 मार्कर अपने पास खोल के ही रखें हर वक्त। अब बल्कि अपने हैंड में ही रखें, आपको बार बार उसको कैप बंद करके बिल्कुल भी इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कोई मार्कर खुश नहीं हो, ड्राई नहीं होते इतनी जल्दी। उसके बाद फिर बुलेट्स बनाने की जिस तरह मैंने ये लिखे हुए हैं, उसके बाद अब हम डायग्राम थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डायग्राम बनाने का थोड़ा सा तरीका। डायग्राम से रिलेटेड में 2-3 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले तो आपने डायग्राम नीट बनानी है, पहली बात वो नीट होनी चाहिए आपकी डायग्राम। उसमें आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हाल ही आपको इंक पेन से डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इंक पेन यूज़ करें, उसमें आप सिंपल ब्लू मार्कर यूज़ करें, सिंपल ब्लैक मार्कर यूज़ करें और उसके बाद आप डायग्राम के अंदर जो चीज़ें लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एरोज़ वगैरह वो ब्लैक से लगाए हुए हैं। अब मेजर बॉडी उसकी मैंने सिंपल ब्लू मार्कर से बनाई हुई है। उसके बाद उसकी डायग्राम लेबलिंग मैंने सिंपल हाल ही इंक पेन से की हुई है। तो इससे आप खुद देख लें कि आप कौन सी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करना है डायग्राम के अंदर, उसको आप मार्कर से कर लें और बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप इंक पेन और ब्लू मार्कर से यूज़ कर लें।
उसके बाद फिर आप डायग्राम बनाने के बाद पेपर के लास्ट में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पेपर को मज़ीद नीट कर रहे हो, तो आप सारी डायग्राम्स को ज़रूर बॉक्स में कर दें। और बॉक्स में करके कोशिश करें कि उसके नीचे, जिस तरह आम बुक्स पे भी डायग्राम के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है कि डायग्राम किससे रिलेटेड है, आप भी कोशिश करें कि आपकी डायग्राम के नीचे भी छोटा सा बॉक्स हो और उस बॉक्स के अंदर जैसा यहाँ पर नॉलेज थ्योरम फ्लो ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है, उस तरह आप जो डायग्राम जिस चीज़ की रिलेटेड है, आप ज़रूर वो बॉक्स के अंदर डायग्राम का ज़रूर नाम मेंशन करें कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और साइड में छोटे छोटे से बुलेट्स बनाए हुए हैं कि आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं पेपर में कहीं पे भी, मेन हेडिंग्स के लिए भी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई हेडिंग्स होती हैं जो बहुत मेजर होती हैं, तो और उसके अंदर मज़ीद सब हेडिंग्स होती है। लाइक अब एक्सप्लेनेशन के बाद एक बड़ी हेडिंग दे रहे हैं तो आप उसका ये एरो यूज़ कर लें जो 6 नंबर पे, आप ये एरो यूज़ कर लें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर मज़ीद जो 1-2 छोटे सब हेडिंग्स हैं उनको आप देखें और उसके अंदर आपके लिए आप कोई और बुलेट यूज़ कर लें। तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। ये मैंने सारे बुलेट्स की डिफरेंट शेप्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट मैंने एक डिफरेंशिएट भी आप लोगों के लिए नोट कर दिया कि आप इसको भी एक दफ़ा देख लें। डिफरेंशिएट में 1-2 बातें भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सबसे पहले तो आपने इसमें भी हेडिंग्स को ज़रूर यूज़ करना है और आपको हेडिंग दोनों की अलग-अलग देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मतलब डिस्टेंस के लिए आप अलग डेफिनेशन लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग, आपने ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ सिंपल जो हेडिंग्स हैं उनको आपने दरमियान में लिख देना है कि वो एग्जामिनर को पता चल जाए कि वो डिस्टेंस के लिए भी है वही हेडिंग और वही हेडिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है। अब इस तरह इस केस में तो डायग्राम भी इनकी कॉमन थी, तो मैंने इनकी डायग्राम भी मिड में बना दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा डिफरेंशिएट है जिसके अंदर डायग्राम एक नहीं है, 2 डिफरेंट है, तो वो आप एक राइट तरफ और एक लेफ्ट तरफ डायग्राम भी अलग-अलग बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी के डायग्राम भी कॉमन है तो आप उसको इस तरह दरमियान में मिड में बना सकते हैं। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट में बात ये होती है कि अगर आपका फर्स्ट पॉइंट जितनी लाइनों में आया ना, सेकंड भी उतना ही आना चाहिए। डिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने 4 लाइन्स में लिखी है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैं कोशिश करूँगी कि मेरी डेफिनेशन 4 लाइन्स में ही आए। ऐसा ना हो कि वो हेडिंग ऊपर नीचे हो रही हो, मतलब आपने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल बराबर बराबर जा रहे हो। अगर आपका ऐसा बराबर बराबर नहीं है तो आप लाइन छोड़ भी सकते हैं। लाइक अगर आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन 2 लाइन्स में आ गई है और डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन 4 लाइन्स में आ गया, तो आप उसको 2 में और उसको 4 में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट अगली चीज़ हमें डायग्राम लिखनी है, तो आपने डायग्राम को डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट के टोटल जितनी डिस्प्लेसमेंट जैसे 4 लाइन्स यूज़ हुई हैं, तो आपने डिस्टेंस के लिए भी वो 4 लाइन्स छोड़ के ही डायग्राम लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस की ज़्यादा आपके डिफरेंशिएट चल रहा हो और डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा चल रहा हो, ऐसा नहीं करना। बराबर बराबर रख के चलना है। इस तरह आप उसकी सारी हेडिंग्स देखें। उसके बाद जो बाकी जो मैंने लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं वो आप पेपर के लास्ट पर आपको टाइम बच रहा है तो आप उसको मज़ीद इस तरह एलेबरेट करके नीट कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि अब इस तरह फिज़िक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल का एक डिफरेंट चीज़ होती है, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी का तो मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में सेम है, बट न्यूमेरिकल फिज़िक्स में थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। तो मैं तो पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप पहले न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप उसकी थ्योरी अटैम्प्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल के ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आंसर्स काफ़ी हद तक याद ही होते हैं या बंदे को देख के आइडिया हो जाता है, गैस हो जाता है कि आंसर ठीक है या नहीं। तो आप कोशिश करें कि पहले न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देके आप बी वाला पार्ट पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद ए वाला पार्ट अटैम्प्ट करें। अगर बी का आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा आंसर ठीक आ गया तो आप उसकी थ्योरी लिख लें। नहीं तो अक्सर होता है कि हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते हैं, हमसे वो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं होता, तो हमें दूसरा कोई और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है और हमारा बहुत सा टाइम थ्योरी में ऑलरेडी वेस्ट हो चुका होता है। न्यूमेरिकल में तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले न्यूमेरिकल कर लें। अगर आपको आइडिया हो जाए कि मेरा इसका आंसर ठीक आ गया तो आप उसकी थ्योरी अटैम्प्ट कर लें। इसलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए तो मेजर हेडिंग्स ना गिवन, टू फाइंड, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, ये 4 होती हैं, लेकिन इसमें आप 5वीं हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं फार्मूला के नाम से। गिवन में आप वो सारा कुछ लिखें जो आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। उसके बाद फाइंड, जो आपने फाइंड करना उसको लिख के आगे आपको छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दें। उसके बाद फिर आप फार्मूला मेंशन करें कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आप कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करने लगे। जैसे यहाँ पे मैं मोमेंटम का फार्मूला यूज़ करने लगी थी तो मैंने यहाँ पे फार्मूला में वो मेंशन कर दिया। उसके बाद आप कैलकुलेशन की हेडिंग दें या सोल्यूशन की हेडिंग दे के आप लिखें जैसा वी नो कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप प्रॉपर कैलकुलेशन करें और अपना रिजल्ट निकाल लें। उस रिजल्ट को आप बॉक्स में कर दें। उसके बाद फिर मार्कर की हेल्प से उसके बाद आप रिजल्ट की प्रॉपर हेडिंग दें और वो रिजल्ट को दोबारा से एक लाइन की फॉर्म में मेंशन करें जो आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा गया था। इसी तरह अगर कोई न्यूमेरिकल शॉर्ट में भी आता है तो आपने उसमें भी यही सब कुछ इस तरह ही हेडिंग्स बना के इस तरह ही लिखनी है। लेकिन लॉन्ग में तो मस्ट है कि आप कोशिश करें कि ये 5 हेडिंग्स आपकी ज़रूर पूरी हों। इसके बाद अगर हम थ्योरी की सिंपल बात करें तो वो थ्योरी में भी यही, जिस तरह मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बातें बताई, आप इन सबको जहन में रखें ताकि आप प्रॉपर डेफिनेशन की हेडिंग दें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें। डायग्राम जिस तरह मैंने आपको समझाई आप उस तरह डायग्राम ड्रॉ बनाएं, सारी डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए उसको बॉक्स की फॉर्म में ज़रूर करें।
और उसके अलावा जो अब लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ हेडिंग्स होती हैं और कुछ सब हेडिंग्स भी होती हैं, तो आप कोशिश करें जितनी आपकी हेडिंग्स हैं वो आप पेपर के मिड में लिखती जाएँ और जितनी सब हेडिंग्स हैं वो आप पेपर के लेफ्ट साइड पे मतलब बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ से आप सब हेडिंग्स को यूज़ कर लें। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप हेडिंग्स हैं उनको आप सारी कैपिटलाइज लिख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप इस तरह कर सकते हैं। डेफिनेशन को अगर आप मज़ीद थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें कि आप डेफिनेशन के सारे वर्ड्स कैपिटलाइज कर लें, खाली डी कैपिटल ना करें, आप DEFINITI सारे वर्ड्स कैपिटलाइज कर लें। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आप अगर मिड में हेडिंग देना चाहते हो तो एग्जाम्पल आप बस ई कैपिटल रखें, बाकी सारे वर्ड स्मॉल कर दें। इसी से आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इन सब थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आप देख लें, अच्छे से गौर कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर कर लें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें जो क्वेश्चन है ये मैंने 605 ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है और 05 जो नंबर है वो मैंने 605 ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। बाकी जो गिवन टू फाइंड फार्मूला कैलकुलेशन रिजल्ट ये सारी हेडिंग्स मैंने सिंपल 604 वाले मार्कर से दी हुई हैं, 604 का टिप ब्लू मार्कर से दी हुई हैं। तो आप ये देख लें कि इस तरह ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान इससे भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में बिल्कुल मिक्स नहीं करने। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के अंदर ही अटैम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग के अंदर ही अटैम्प्ट कर रहे हो। और ये बिल्कुल भी आपने आप क्लेवरनेस ने बिल्कुल नहीं दिखानी कि आप क्वेश्चन 2 का कोई आपको शॉर्ट आता है वो आप 3 के अंदर अटैम्प्ट कर देंगे, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर को पता चल जाता है। और अगर क्योंकि पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोर्ड वालों को पता होता है कि हमने किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने किस किस चैप्टर से क्वेश्चन देने हैं। जब वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैसे चैप्टर का क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था, तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने गलत तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके पूरे पेपर पर उसका अफेक्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बिल्कुल भी ना करें। जिसको जो से पार्ट का क्वेश्चन है आप जो से पार्ट है जिस क्वेश्चन का पार्ट है आप उसको उस क्वेश्चन के अंदर ही अटैम्प्ट करें। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप अपने पेजेस का भी ध्यान रखें। जब आप ना कोई ऐसा पेपर दें, कोई फर्स्ट टाइम कंप्लीट पेपर दें बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का जिसमें आपने सारा पूरा पेपर अटैम्प्ट किया हो, 60 मार्क्स का पेपर हो, उसके आप पेजेस ज़रूर काउंट करें कि आपने वो पेपर कितने पेजेस पे अटैम्प्ट किया। क्योंकि बोर्ड में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको स्पेसिफिक पेजेस ही दिए जाते हैं। आप तो कई बच्चे होते हैं जो मतलब पेपर आता होता है उनको, लेकिन चूँकि पेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो मज़ीद में पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते या लास्ट में जाके उनको बहुत कंजस्टेड सा लिखना पड़ता है। तो आप ये अपने घर से देकर जाएँ कि आपको कितने पेजेस पे आप अपना को पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं और उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मैट्रिक में आपको 24 पेजेस मिलते हैं जबकि एफएससी में आपको 32 पेजेस मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेजेस का भी करके जाएं ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में तंग ना होना पड़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।